हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं एनसीएफ 2022 और 2023 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपके सिलेबस में एनसीएफ 2005 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको करा भी दिया है। बट मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक में से भी शायद आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे भी आप टीचिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक वैसे भी आना चाहिए। तो इसको बस एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, किसके बारे में है ये, मतलब किस पर बेस्ड है। तो ये सारा हम पढ़ लेते हैं, ताकि मान लीजिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं तो हम इसको अटेम्प्ट कर पाएं और हमारा इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो रहे नहीं। ये क्लास आपके चंडीगढ़ के कोई भी एग्जाम देंगे, DSSS का कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे CTET दे, STET दे, कोई भी एग्जाम दे, सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनकर जाइएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद वैसे मैंने इसके क्वेश्चंस तो आपको करा दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, एक बार आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कल की जो हमारी क्लास रहेगी ना, वो जनवरी का करंट अफेयर रहेगी। जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर एक वीडियो में रहने वाला है। उसमें 80+ क्वेश्चंस की वो सीरीज है, तो वो भी आप देख लेना। मैंने सारी की सारी नोट डाउन कर दी है, कल हम उसे रिकॉर्ड करके मैं उसे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आपके एग्जाम से पहले पहले जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है एनसीएफ 2023। एनसीएफ 2023 जो है, सबसे पहले तो आपको एनसीएफ के बारे में ही पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो ड्राफ्ट है वो कब आया था? 2022 में आया था। ये 2023 वाला जो है ये बड़ी स्टेजेस के लिए है, सेकेंडरी स्टेजेस के लिए, लेकिन 2022 का जो ड्राफ्ट आया था वो किसके लिए था? ओनली फाउंडेशनल स्टेज के लिए था। ये सभी स्टेजेस के लिए है, और ये जो 2022 का नेशनल फ्रेमवर्क था ये ओनली फाउंडेशनल स्टेजेस के लिए ही था। ठीक है, तो ये मतलब इसमें क्या क्या दिया गया? तो एनसीएफ 2022 में क्या आया? ड्राफ्ट आया। ये किसके लिए था? ओनली फाउंडेशनल स्टेजेस के लिए था। जो किस में दिया गया था? आपके NEP 2020 में दिया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आती है? 2020 में आती है। के कस्तूरीरंगन जिसकी अध्यक्षता करते हैं, इसको बनाने का काम करते हैं। अगर NEP 2020 की हम बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको 5 वाले को देखते हैं तो ये 3 और 2 का है। 3 इयर्स बाल वाटिका एंड 2 इयर्स फिर क्लास 1st एंड 2nd हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड वाला ये 3rd है, इसमें 3rd 4th 5th क्लास तक बच्चा पढ़ता है। इसके बाद 6 7 8 तक बच्चा पढ़ता है, एंड 4th पीरियड में वो 9th 10th 11th और 12th करता है। ये सारा आप जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी है, बट इससे हमारा रिवीजन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम एनसीएफ 2022 की बात करते हैं तो एनसीएफ 2022 को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला यहाँ लिखा है NCF 4 ECCE। ठीक है, जिनका भी एनटीटी का एग्जाम है वो ECCE को जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। ECCE के टॉपिक में से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे, आपको जरूर पढ़कर जाना है जिनका भी एनटीटी का एग्जाम है। इसमें कहा गया नेशनल लेवल पर क्या बना रहेगा? ये एक समान बना रहेगा। तो जो ECCE लेवल पर एनसीएफ बनेगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह पर सेम होगा। इसके बाद स्कूल लेवल पर अगर एनसीएफ की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि हर स्टेट में हर स्कूल का क्या होगा? एक एनसीएफ होगा। सेम एनसीएफ की बात करता है। इसके बाद एनसीएफ 4 टीचर एजुकेशन। पहले ओनली आपको पता है बच्चों के लिए एनसीएफ आते थे, लेकिन अब जो है टीचर एजुकेशन की भी बात करते हैं, क्योंकि टीचर अगर वेल एजुकेटेड होंगे, वेल ट्रेंड होंगे, तभी वो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो इसमें 3rd पॉइंट किसके बारे में लिखा गया? एनसीएफ 4 टीचर एजुकेशन के बारे में लिखा गया। ठीक है, कि सेम एनसीएफ रहेगा सभी टीचर्स के एजुकेशन के लिए। इसके बाद 4th पॉइंट था NCF 4 अडल्ट एजुकेशन, कि जो अडल्ट्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए जो एनसीएफ है वो कैसा रहेगा। तो एनसीएफ 2022 को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले NCF 4 ECCE, फिर स्कूल लेवल पर, फिर टीचर एजुकेशन, फिर अडल्ट एजुकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए है। 3 वर्ष की आयु का बच्चा भी औपचारिक विद्यालय शिक्षा में लाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया? इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई कि इसको इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाया जाएगा। 3 से 8 ईयर्स के बच्चों के लिए होगा। 3 साल के बच्चे कहाँ पर जाएंगे? बाल वाटिका में। ठीक है,
और जिस तरीके से आंगनबाड़ी होती है उसी को बाल वाटिका प्ले स्कूल का नाम दे दिया गया। तो उनमें जाएंगे 3 इयर्स का बच्चा भी क्या कर पाएगा, औपचारिक विद्यालय शिक्षा में लाया जाएगा। आपको पता है वहां पर बच्चे को ABCD, काउंटिंग, नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है असेसिबल फॉर एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा है उसकी क्या हो सके, पहुंच हो सके, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, हाई क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को मिल सके। इसके बाद अगर हम इसके फोकस की बात करते हैं कि जो एजुकेशन है वो किस फोकस पर बेस है, ये जो NCF है किस पर बेस है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये फोकस्ड है बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट पर, यानी कि बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो इन सब की बात करता है। ठीक है, तो ये किस पर फोकस रहने वाली है, इन सभी फैक्टर्स पर फोकस रहने वाली है कि बच्चा इमोशनली, कॉग्निटिव तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से क्या हो, डेवलप्ड होना चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया कि 6 इयर्स तक नो टेक्स्ट बुक, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, फिर गेम्स के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब प्लेवे मेथड से हम पढ़ाएंगे बच्चे को, उसको बाहरी शिक्षा से जोड़कर पढ़ाएंगे, बाहरी एनवायरनमेंट से जोड़कर पढ़ाएंगे। इसके बाद लर्निंग आउटकम सुधारने पर जोर देना, यानी कि इसमें किस पर भी फोकस किया गया, जो लर्निंग आउटकम्स है, यानी कि जो भी आपने बच्चे को पढ़ाया है उसकी कितनी आउटकम आई है, बच्चे ने वहां से कितना सीखा है। अगर मान लीजिए उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम आई है या उसकी आउटकम्स इतनी अच्छी नहीं आई जितना आपने सोचा था, तो आप क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड्स को भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि बच्चे ने कहाँ पर गलतियां की हैं, तो आप उसकी लर्निंग आउटकम्स को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इसमें गुरुकुल शिक्षा को भी क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसे किसका नाम दिया गया है, पंचकोश का नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, पंचकोश की बात कही गई है। तो गुरुकुल शिक्षा भी शामिल है NCF के थ्रू, और इसमें बात कही गई है पंचकोश की। अब अगर हम पंचकोश की बात करते हैं तो इसमें कुछ ये 5 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है अनन्य कोश। अनन्य कोश का मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट, जो आपके शारीरिक विकास से संबंधित होगा उसे अनन्य कोश कहा गया है। तो पहला क्या है यहाँ पर, अनन्य कोश है। ठीक है, तो पहला क्या है, अनन्य कोश, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि प्राणमय कोश। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर क्या है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसे प्राणमय कोश कहा गया। इसके बाद थर्ड नंबर पर है माइंड लेयर, यानी कि मनोमय कोश। इसके बाद इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक परत की बात करता है। फिर आंतरिक, जो आपका इनर सेल्फ है, उसके बारे में भी कहा गया है। तो इन्हें ही क्या कहा गया, पंचकोश कहा गया। ठीक है, 5 कोश की बात की गई, पंचकोश की बात की गई। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि अनन्य कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बौद्धिक परत और आंतरिक स्वरूप। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इन 5 पॉइंट को आपको अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पर अनन्य कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, बौद्धिक परत है और आंतरिक स्वरूप है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, शायद आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए। इसके बाद अगर हम NCF 2022 के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चे की जो मदर टंग है उसे हमने क्या करना है, प्राथमिकता देनी है। आपको पता है पहले भी जो आपका NCF था वो किसको प्रमोट करता था, मदर टंग को प्रमोट करने की बात करता था। ठीक है, मतलब आप बच्चे को मदर टंग में पढ़ाएंगे। इसके बाद हाउ टू लर्न, सीखने को कैसे सीखे, लर्न हाउ टू लर्न, मतलब सीखने को भी कैसे सीखा जाए उस पर बात करता है। इमोशनली कैसे हैंडल किया जाए बच्चों को। ठीक है, बच्चे के जो इमोशंस हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। फोकस ऑन, और किस पर फोकस्ड है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, यानी कि उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस्ड है। मल्टी डिसिप्लिनरी, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव, जो क्रिएटिव कैसे हो बच्चा, उन सब चीज़ों पर फोकस्ड है ये। इसके साथ साथ इसमें फैमिली, घर की, पड़ोस की, समुदाय की विशेष भूमिका रहने वाली है। सरकार का जो टारगेट है 2025 तक NCF फाउंडेशनल स्टेज 2022 के टारगेट्स को पूरा करना है। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 2025 तक हम कौन सा टारगेट पूरा कर लेंगे, फाउंडेशनल स्टेजेस 2022 का जो टारगेट है वो हम कब तक कंप्लीट करेंगे, 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको ना आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, अगर बस आप इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं ना तब भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ईजी से टॉपिक होते हैं, बस इनको अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है। इसके बाद लर्निंग इन FS, यानी कि फाउंडेशन स्टेजेस में लर्निंग क्या है, बच्चे में हम क्या करेंगे,
क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे। अगर हम बच्चे में किसी चीज को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, वहां से जल्दी सीखेगा। इसके बाद बाय डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग, हमें बच्चे की थिंकिंग को कैसा बनाना है कि वो लॉजिक लगा सके हर चीज के पीछे। यूं ही अगर आपने पढ़ा दिया है, आपकी हाँ में हाँ मिला देता है बच्चा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इससे क्या होगा, उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, तर्क लगा सके, तर्क कर सके। तो लॉजिकल थिंकिंग, इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और क्या कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बाय आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक, बाय नेचर के द्वारा, ठीक है, रंगों के द्वारा, आकृतियों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा, समूह भावना, ग्रुप्स में, उसमें क्या हो, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद प्ले वे बेस्ड, हम उसको, मैंने आपको पहले भी बताया कि किस पर बेस रहने वाला है, प्ले वे मेथड पर रहने वाला है। तो बाय प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, बच्चा क्या करेगा, खोज करके सीखेगा, ठीक है। स्वयं खोज के द्वारा बच्चे में लर्निंग डेवलप होगी, यानी कि बच्चा खुद से खोज करके सीखेगा। लर्निंग स्टैंडर्ड फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं फाउंडेशनल स्टेजेस के, एनसीएफ के, तो एनसीएफ के बुनियादी स्तर पर सीखने के मानक क्या क्या है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। जैसे एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, हमारा जो एम है एजुकेशन का, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। करिकुलर जो गोल्स है, यानी कि लर्निंग आउटकम्स क्या रहा था, ये किस में आएगा, करिकुलर गोल्स में रहने वाला है। इसके बाद अगर हम कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, प्रतियोगिता की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए बच्चे में, ठीक है, और पॉजिटिव कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, नेगेटिव कॉम्पिटेंसीज नहीं होनी चाहिए। लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए, जो जो हमने पढ़ाया है बच्चे को, उन सब के लिए क्या होना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए। इसके बाद है अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन एंड लिटरेसी, यहाँ पर 4 अप्रोचेस की बात कही गई है। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है मदर टंग में डायरेक्शन, हम बच्चे को किस में डायरेक्शन देने वाले हैं, उसकी मदर टंग में, ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम मदर टंग में सिखाते तो इजीली सीख पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को मदर टंग में डायरेक्शन देंगे। रीडिंग एंड राइटिंग भी उसकी मदर टंग में होगी, उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने के अवसर देंगे। ये नहीं है कि बच्चा अपने घर की लैंग्वेज का यूज कर रहा है तो हम उसे डांट देंगे, मार देंगे, हम क्या करेंगे, उससे उसकी भाषा को बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। इंडिपेंडेंट रीडर और राइटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 4 अप्रोचेज हैं। सबसे पहले मदर टंग में डायरेक्शन, फिर रीडिंग एंड राइटिंग भी मदर टंग में, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने के अवसर देंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंडिपेंडेंट रीडर एंड राइटर होंगे वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसके बाद अगर हम एनसीएफ 2023 की ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं तो इसे हम प्री ड्राफ्ट कह देते हैं। और अभी तक तो मैं आपको 2022 का बता रही थी जो आपके फाउंडेशनल स्टेजेस पर बेस था, लेकिन ये सभी स्टेजेस के लिए बनाया गया एनसीएफ 2023। और इसको हम प्री ड्राफ्ट इसीलिए कहते हैं कि मान लीजिए किसी को अपनी कोई मतलब इसमें एडिशन कराना हो, या फिर किसी की इन्हें मतलब थिंकिंग बहुत अच्छी लगे कि हमें एनसीएफ में इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी राय भी वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। इनकी साइट पर जाकर आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ये क्या करेंगे, एनसीएफ में जो जो चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने प्री ड्राफ्ट कहा है, बाद में इसको मतलब मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं एनसीएफ 2023 की, तो इसे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। आपको पता है आपकी जो एनईपी 2020 है वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुई है। और ऐसे ही एनसीएफ 2023 आपके के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार होता है। साथ साथ इसका ड्राफ्ट भी किसने बनाया है, कस्तूरी रंगन जी ने बनाया है। जैसे आपको पता है इसमें कुछ फोकस ग्रुप होते हैं, जैसे एनसीएफ 2005 में भी कुछ फोकस ग्रुप थे, ऐसे ही एनसीएफ 2023 में आपके 25 नेशनल फोकस ग्रुप है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसको बनाने की, तो इसे डेवलप किया गया, डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी के द्वारा इसे डेवलप किया गया। पहले इसे हम क्या कहते थे, एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से हम इसे जानते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन आज दोबारा से इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। और आपको पता है आपकी ये जो बुक पब्लिश का काम करता है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। तो ये जितने भी ये इसे डेवलप करने का काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी के द्वारा हुआ है। ये क्या है, प्री ड्राफ्ट है, इसमें क्या होने अभी कुछ चेंजेस होने हैं। तो यही बात मैंने अभी आपको बताई थी, एनसीएफ 2023 में क्या होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। किसी को कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नया ऐड करने की जरूरत है तो अपने विचार भी वहां पर प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इससे अगर हम इससे पहले की बात करते हैं कि इससे पहले एनसीएफ कब आया था, तो एनसीएफ सबसे पहले 1975, 1988, 2000, 2005 एंड 2022 था, ठीक है। 22 ये फाउंडेशनल स्टेजेस का था, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा ही दिया है।
बट 2023 का जो एनसीएफ है वो किसके लिए है? सभी स्टेजेस के लिए है। जो आपकी ये 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, 5 + 3 + 3 + 4, तो ये आपका ऑल स्टेजेस के लिए, सभी स्टेजेस के लिए है। अगर हम इसके शैक्षिक ढांचे की बात करेंगे तो पहला शैक्षिक ढांचा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 6 to 16 एज तक है। यानी कि पहले जो ये शैक्षिक ढांचा था ये आपका एज 6 साल से लेकर 16 साल तक का होता था, जो 10वीं क्लास तक था, 10th क्लास तक था। इसके बाद सेकेंड फेज जो था वो 16 to 18 यानी कि आपकी 12th क्लास तक ही लिमिट था। ठीक है, लेकिन आज जो हम शैक्षिक ढांचे की बात करते हैं, आज जो आपका एजुकेशन सिस्टम होगा वो कैसा होगा? 5 + 3 + 3 + 4 का होगा। अब ये जो 4th स्टेज है यहाँ पर क्या किए गए? मेजर चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस 4th स्टेज पर, जहाँ पर आप 9, 10th, 11th, 12th क्लासेस करने वाले हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, 10th क्लास के बाद वोकेशनल एजुकेशन के लिए जा सकते हैं आप। 10th क्लास के बाद क्या करेंगे? जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसके लिए जा सकते हैं आप। स्कूल के साथ साथ कोर्सेज भी कराए जाएंगे यहाँ पर। जैसे आप स्कूली एजुकेशन मतलब हम जब पढ़ते थे तो हमें कोई भी इस तरीके के कोर्सेज नहीं कराए जाते थे, हमें सिर्फ पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? वोकेशनल कोर्सेज होंगे, यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम जो है साल में 2 बार होंगे, 11th और 12th में। आपको पता है अभी तो जो आपके बोर्ड एग्जाम्स थे वो साल में 1 बार होने लगे थे। अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो एग्जाम होंगे साल में 2 बार होंगे, 11th एंड 12th क्लासेस में। सेमेस्टर सिस्टम होगा, 4 सेमेस्टर में डिवाइड किए जाएंगे ये। जैसे स्ट्रीम्स थी, स्ट्रीम्स को क्या कर दिया गया? यहाँ से रिमूव कर दिया गया। जैसे आप मान लीजिए आपने नॉन मेडिकल लिया है, ठीक है, नॉन मेडिकल के साथ आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, आप ओनली कॉमर्स ही पढ़ सकते थे। या आपने नॉन मेड लिया तो आप ओनली नॉन मेड पढ़ सकते थे, बट यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने? स्ट्रीम्स को खत्म कर दिया। अब अगर आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रीम सिस्टम था वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उसको यहाँ पर इन्होंने रहने दिया है। मदर टंग को प्रमोट किया है कि आप मदर टंग में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूली एजुकेशन जो है वो 5th क्लास तक मदर टंग में होगी। इसके बाद रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं 5 डेज स्कूल, साथ साथ 2 सैटरडे को हाफ डे जाना होगा। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि पहले जो बच्चे थे वो 5 डेज स्कूल जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 5 डेज स्कूल जाएंगे। इसके साथ साथ जो सैटरडे है, सैटरडे को हाफ डे जाना होगा। वहां पर प्ले के थ्रू आपको एजुकेशन कराई जाएगी, खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर हम क्लास पीरियड्स की बात करते हैं तो क्लास पीरियड्स यहाँ पर 40 मिनट्स फॉर प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, तो 40 मिनट का होगा प्रिपरेटरी स्टेज में। मिडिल क्लास 9 to 12th का 50 मिनट्स की क्लास होगी यहाँ पर, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ये पूछे जा सकते हैं आपसे कितनी मिनट की क्लास होगी, कितने आवर्स की क्लास होगी, कितने डेज जाना होगा, कितने वीक्स जाना होगा। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एकेडमिक ईयर्स में 180 स्कूल डे होते थे और 34 वीक्स जाना जरूरी होता है स्कूल में। ठीक है, यानी कि एकेडमिक ईयर्स में आप 180 स्कूल डे जाएंगे या फिर 34 वीक्स जाएंगे। इसके बाद करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के आधार पर, स्ट्रीम्स के आधार पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसके बाद सेकेंडरी स्टेजेस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। जो आपके सेकेंडरी स्टेजेस हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे ब्रॉड करिकुलर एरियाज कौन से हैं और डिसिप्लिनरीज में क्या आता है। तो ब्रॉड करिकुलर एरियाज में साइंस है, एसएसटी है, ह्यूमैनिटीज है, ये कब होंगी? ग्रेड 9 और 10th में रहने वाली हैं। अगर डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री, फिजिक्स, लैंग्वेज, ये ग्रेड 11 एंड 12 में रहने वाली है। 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स को 8 करिकुलर एरिया के तहत 16 कोर्सेज की पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पर जो करिकुलर एरियाज है इसमें क्या क्या रहने वाला है? ह्यूमैनिटीज होगी, इसमें मैथ्स होगा, कंप्यूटिंग होगी, वोकेशनल एजुकेशन होगी, फिजिकल एजुकेशन होगी, आर्ट्स, एसएसटी, साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी शामिल है। तो ये किस में है? क्लास 9th और 10th में है। समझ में आ रहा है? तो करिकुलर एरियाज की बात हो रही है। करिकुलर एरियाज में क्या क्या रहेगा? ह्यूमैनिटीज, मैथ्स, कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, एसएसटी, साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल रहने वाला है। स्टूडेंट्स को 8 बोर्ड एग्जाम देने होंगे। तो यहाँ पर बच्चे को 8 बोर्ड एग्जाम देने होंगे। ये भी तो मैंने आपको 9, 10th का पढ़ाया है। अब हम पढ़ेंगे 11th एंड 12th का।
ट्वेल्थ क्लास में स्टूडेंट्स जो है कॉलेज की तरह सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट्स को 8 करिकुलर एरिया में कोर्स चुनने का ऑप्शन मिलेगा। 12वीं में 5 विषय होते हैं। स्टूडेंट के पास अन्य अन्य स्ट्रीम्स का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। जैसे पहले साइंस के जो बच्चे थे वो ओनली साइंस पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जो स्ट्रीम सिस्टम है उसे इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आर्ट्स नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो आपकी न्यू एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स के साथ ये हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो यही मैंने आपको भी बताया है। बच्चों को सेमी सर्कल यानी आधी गोलाई में बैठाने की व्यवस्था भी होगी। आपको पता है पहले बेंच पर हम बच्चों को बैठाते थे, अब ये क्या करेंगे, सेमी सर्कल में बच्चों को बैठाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी एनसीएफ 2022 और 2023। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपको भी पढ़ाया है। ये ना बस एक बार आपको इसकी रीडिंग लेनी है, रट्टे नहीं लगाने हैं, बस आप इसको एक बार सुन भी लेंगे तब भी आपके माइंड में रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से एक बार। मुझे ऐसा लगा कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में एनसीएफ का टॉपिक मेंशन किया गया है, तो आपको सभी एनसीएफ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने एनसीएफ 2005 वाली क्लास नहीं देखी है तो वहाँ मैंने कंप्लीट उसकी पूरी हिस्ट्री बता रखी है कि कहाँ से एनसीएफ सिस्टम शुरू हुआ था। एनसीएफ जितने भी एनसीएफ आए हैं सबके बारे में बताया हुआ है। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, टीचिंग एप्टीट्यूड के फोल्डर में आपको एनसीएफ की क्लास मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये क्लास भी देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू।